हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से फॉब्स एजुकेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास कुमार झा। साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी की जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है उसमें एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, एक नया मतलब वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग आज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो पार्ट 2 है वो हम करेंगे। लास्ट जो वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में पार्ट 1 किया था जिसमें हमने प्याजे और कॉलबर्ग वाइगोस्की पर हमने डिस्कस किया था। उन्हीं में से उन्हीं क्वेश्चंस को या उन्हीं उससे उससे जो आगे है वो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेशन आपका ये थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 2 है। और ये जो क्लास आपके लिए है, जो ये हम PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, CTET, DT+B, केंद्रीय विद्यालय, PRT, TGT, PGT, सभी प्रकार के एग्जाम्स में काम आएगा आपके। ठीक है, और क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन हम करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और ये हमारी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक का ही पार्ट 2 हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मतलब कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्शन इज टैकल्ड बाय डैश अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अनुसार संगनात्मक द्वंद्व को हम किससे निपट सकते हैं। तो देखिए, द्वंद्व कब आता है। पहली बात तो कॉन्फ्लिक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर किसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम हो जाते हैं कंफ्यूज, है ना। जब एक से अधिक कॉन्सेप्ट के बीच में हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका दैट इज कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्लिक्शन हो गया, तो वहाँ पर यानी कि हमें दो चीज़ों में क्या है, कन्फ्यूजन हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे फोर लेग एनिमल्स को डॉग कहते हैं, तो उसके लिए डॉग भी डॉग होता है और कैट भी डॉग है, क्योंकि दोनों फोर लेग एनिमल्स होते हैं। तो बच्चा जो है डॉग को भी डॉग कह रहा है, कैट को भी कैट कह रहा है, यानी कि बच्चे में क्या है, एक तरह का कॉन्फ्लिक्शन आ गया है। दो चीज़ों में दो मतलब कॉन्सेप्ट में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है ना। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो इसको टैकल किया जाता है जब हम स्कीमा में कुछ ना कुछ चेंज करें। स्कीमा को बदलने की जरूरत है, हमें बताना पड़ेगा बच्चों को कि फोर लेग एनिमल्स जो होते हैं वो कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, या सारे एनिमल जो है उनके फोर लेग हो सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, चेंज करना है। और जब कभी भी किसी कॉन्सेप्ट को चेंज करने की बात की जाती है तो वहां पर वो क्या होता है बच्चों, दैट इज अकोमोडेशन। ठीक है, तो जब इंफॉर्मेशन में ऐड करते हैं, जब भी किसी कॉन्सेप्ट में ऐड किया जाता है तो एसिमुलेशन। और जो स्कीमा बनती है, स्कीमा को हम मेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जो आपने स्कीमा बनाई है उसके बारे में वो मेंटल स्ट्रक्चर है। और जब हम स्कीमा में चेंज लाते हैं, मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपका अकोमोडेशन। देखो आप यहाँ पे कन्फ्लिक्शन क्रिएट हुआ है तो वहां पर ऐड तो हम करेंगे नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, अकोमोडेशन यानी कि समायोजन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका थर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। इन द व्यू ऑफ ले वाइगोस्की, वैगोस्की के अनुसार क्या है, मतलब वैगोस्की क्या कहते हैं। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास से संबंध नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइडेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, गाइड करती है भाषा को, और लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट टू ऑफ कॉग्निटिव। देखो, तो प्याजे ने, तो वाइगोस्की ने कहा था कि भाई बच्चे के सीखने पर तीन चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे के कॉग्निशन पर या बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर तीन बड़ी फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है। एक तो होता है किस प्रकार की सोसाइटी में बच्चा सीख रहा है, उससे कैसे इंटरेक्शन करता है। दूसरा, किस प्रकार के कल्चर में बच्चा डेवलप हो रहा है, कल्चर कैसा है उसका। और तीसरा होता है लैंग्वेज। उनका मानना है कि कॉग्निशन जो हम बच्चा डेवलप करता है वो कम्युनिकेशन के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा, भाषा के द्वारा सीखता है। तो उनका ये मानना था कि जो भाषा है वो संज्ञान के विकास पर बहुत मतलब संज्ञान के विकास में यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका दैट इज फर्स्ट, है ना। कि उनका मानना था कि भाषा संज्ञान विकास को क्या बनाती है, सुगम बनाती है। यानी कि भाषा जो है बच्चे के कॉग्निशन को, बच्चे को थिंकिंग क्या करती है, अच्छा करती है और एक नई दिशा देती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका दैट इज फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी बात पे। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब उनके अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कौन सी चीजें क्या करती है, इफेक्ट करती है, फैसिलिटेट करती है ना। निम्न कौन सा बच्चों के संगठन विकास पर सुविधाजनक बनाती है। तो उन्होंने कल्चरल टूल्स की बात की थी, आपको बताइए कि कल्चरल टूल्स जो होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को अच्छा करती है। तो इस ये तो होगा बच्चे, कल्चरल टूल होगा। सोशल इंटरेक्शन की बात भी कहीं ना कहीं उन्होंने की है।
और बट इक्विलिब्रेशन के बारे में तो पियाजे ने कही थी, तो ये तो इसमें नहीं आएगा, और ना ही रीइंफोर्समेंट टर्म ही नहीं था रीइंफोर्समेंट के बारे में। जनरली किसने बताया है आपका, वो बताया है आपका थॉर्नडाइक और स्किनर ने। तो ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड आंसर इसका होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी। ये दोनों ही वो हैं जो कि बच्चों को सीखने में फोकस करते हैं। और तीसरा अगर हम और जोड़ दें, थर्ड अगर हम जोड़ दें और, तो वो कौन सी होगी बच्चों, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि बच्चे की भाषा। तो ये तीन चीज़ बच्चे के डेवलपमेंट को अच्छा करती है। बच्चे इस तीन चीज़ के मिलने से बच्चे का जो संज्ञान का विकास होता है बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपको आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेवाइगोस्की, लेवाइगोस्की ने थ्योरी दी थी उसमें प्राइवेट स्पीच क्या है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी कि वाइगोस्की ने तीन स्पीच के बारे में बात की थी। एक तो होती है बच्चा सोशल स्पीच, जो वो सोसाइटी को देखकर इमिटेशन से सीखता है। एक तो होती है प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा ओबियसली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, जिसको हम सेल्फ रेगुलेटेड स्पीच भी कहते हैं। और एक होता है इनर स्पीच या साइलेंट स्पीच, जब बच्चा अपनी बातों को मन में रखता है ना। तो प्राइवेट स्पीच में बच्चा बोलकर अपनी बात को एक्सप्रेस करता है या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बट इनर स्पीच बच्चा जो है मन में ही अपनी बातों को रखता है। तो तीन स्पीच दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो प्राइवेट स्पीच मतलब क्या है कि बच्चा अपनी खुद के जो मतलब कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम को, उसको गाइड करने के लिए बोलता है, डायरेक्शन देने के लिए बोलता है ना, ऐसा कहते थे लेवाइगोस्की। ठीक है, तो हेल्प द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग। यस, उन्होंने इसी को सेल्फ रेगुलेटेड थिंकिंग कहा था कि इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने लर्निंग को खुद रेगुलेट करते। तो आप याद रखना, प्राइवेट स्पीच को ही सेल्फ रेगुलेटेड स्पीच भी कहा जाता है, सेल्फ रेगुलेटेड स्पीच। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर सीधा फर्स्ट आना होना चाहिए। शो हिंड्रेंस इन द चाइल्ड थिंकिंग, रुकावट पैदा करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ईगोसेंट्रिक वाली बात कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, खुद से ही बात करना होता है बच्चे, बट ये पियाजे ने की टर्म दिया था, तो ये टर्म किससे कनेक्ट है आपका, जीन पियाजे से। ठीक है, एंड डिक्रीज एज द चाइल्ड प्रेजेंटली विद द मोर चैलेंजिंग टास्क, मतलब डिक्रीज होने लग जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। तो फर्स्ट इसका आंसर रहता है प्राइवेट स्पीच में बच्चा अपनी लर्निंग को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करता है, खुद ही रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों आपका फर्स्ट, इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एज पर सोशल कंस्ट्रक्शन अप्रोच, देखिए पियाजे की थ्योरी को हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहते हैं, और वाइगोस्की की थ्योरी को हम सोशल कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्शन बच्चा करता है खुद से, बट सोसाइटी के इंटरेक्शन के माध्यम से, सोसाइटी, कल्चर या लैंग्वेज के इंटरेक्शन से सीखता है। तो सोसाइटी से जो मिलकर बच्चा सीख रहा है, सोसाइटी से इंटरेक्शन से जो सीख रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज को, उसी को हम सोशल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब कि अगर कंस्ट्रक्टिव लर्निंग से बच्चा सीख रहा है सोशल कंस्ट्रक्शन से, तो इनमें से कौन सा इफेक्टिव नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, है ना। ये कह रहा है कि सीखने के सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक सीखने के लिए प्रभावी तरीका नहीं है। एक्टिवली एंगेज, तो एक्टिवली एंगेज होता है तो बच्चा इफेक्टिवली सीखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। कोलैबोरेटिव रूप से बच्चा सीखता है ना, मिलजुल के सीखता है, तो बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव होती है, ये बात भी ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग से बच्चा सीखता है, तो भी ठीक है। पर इनडायरेक्ट इमिटेशन तो बच्चे के अकेले कर रहा है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं ग्रुप, यहाँ पे सोशल की बात कर रहा हूँ, तो जो भी टास्क हम बच्चे को देंगे वो ग्रुप एक्टिविटीज बेस्ड देंगे, बट नकल तो बच्चे की अकेले करेगा इनडायरेक्टली। तो नकल वाली बात तो उसी बात है कि कॉलबर्ग की वाइगोस्की की थ्योरी में वैसे भी नहीं है। तो इसका इन्होंने नोट पूछा है, तो आंसर आपको हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, फोर्थ है कि इनडायरेक्ट इमिटेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअल होती है और यहाँ पर वाइगोस्की ने इसकी बात नहीं की है। तो डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। एज पर जीन पियाजे थ्योरी, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कॉग्निटिव थिंकिंग टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक सोच में महत्वपूर्ण परिवर्तन डैश की प्रक्रिया होती है। पर सोच में हम परिवर्तन कैसे करते हैं पियाजे के अनुसार, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ठीक है, इक्विलिब्रेशन, हाँ ऑब्वियसली बात ना बच्चों यहाँ पर, और डिलेड इमिटेशन वाली बात नहीं है, कोलैबोरेशन वाली बात तो वो करते नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि थिंकिंग में कैसे होती है। तो थिंकिंग पहले क्या थी, मैंने आपको कहा था पहले बच्चा होता है डिसइक्विलिब्रियम में, यानी कि बच्चा पहले कंफ्यूज रहता है, वहां से फिर वो इक्विलिब्रियम पहुंचता है। तो यहाँ से जो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है नॉलेज, तो उसका कॉन्सेप्ट भी चेंज हो रहा है। पहले वो चीज़ों में डाउटफुल था, अब वो चीज़ों को क्लियर कर चुका है, तो इसको कहा जाता है इक्विलिब्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इक्विलिब्रेशन और कुछ नहीं है, जब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में होता है, जब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में होता है
और उससे बच्चा जब इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है, यानी कि पहले कंफ्यूज था, है ना, तो जब पहले बच्चा कंफ्यूज था वो क्लैरिटी में आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि बच्चा क्लैरिटी में आ गया है, तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी में जो जा रहा है उस प्रोसेस को ही हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। यानी कि पहले बच्चे को डाउट था, अब वो क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट बना उसका नया, क्योंकि अब वो पहले डाउट को क्लियर कर चुका है ना, तो अब उसकी एक नई सोच बनी है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दैट इज इक्विलिब्रेशन। याद रखना बच्चों, ये सबसे अच्छा आंसर इसका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। which point of view supported by theorists believe in plasticity of development। देखिए plasticity of development क्या होता है कि जो आपको पता है कि बच्चे का जो ब्रेन है, ब्रेन का डेवलपमेंट चलता रहता है, और बच्चे हमेशा जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनके ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं ना, न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, तो ब्रेन में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो आपने पता कि अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा एज है जहाँ बच्चा अच्छी तरीके से उसकी ब्रेन डेवलप हो रही होती है, तो ब्रेन का जो बढ़ रहा है, ब्रेन का जो चेंज आ रहा है, ब्रेन की जो एबिलिटी में जो चेंज आ रहा है उसको ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं ना। तो ये ओनली नेचर डिपेंड डिटरमाइन करता है, ऐसा नहीं है, नर्चर इन्फ्लुएंस करता है ना। डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। देखो अब बच्चे का जो ब्रेन चेंज हो रहा है तो उसकी थिंकिंग भी चेंज हो रही है, तो उस पर इम्पैक्ट कैसा होता है, उसके एनवायरमेंट का। जितना अच्छा बच्चे को एनवायरमेंट आप दोगे, बच्चा उतना ही स्टिमुलेट करेगा, उसका ब्रेन उतना ही डेवलप होगा। तो ब्रेन डेवलप बच्चे का हो रहा है, जितना अच्छा उसको एनवायरमेंट आप दोगे, नर्चर दोगे, बच्चा उतना ही उस चीज के बारे में पूछेगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, उतना ही उसका ब्रेन क्या होगा, डेवलप होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, दैट इज पी। ठीक है, नर्चर का इन्फ्लुएंस होता है, जिससे हमारे ब्रेन की जो फंक्शंस बदल रहे हैं, ब्रेन जो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, सीख और समझ सकते हैं। तो बी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन पार्टिकुलर फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कौन जीन पियाजे के संगठन विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अधिकांश बच्चों को दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेष कठिनाई होती है। तो बच्चा अब दूसरों के कॉन्सेप्ट को समझने में कम वो करते हैं, यानी कि बच्चा दूसरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो वो कौन से स्टेज में होता है बच्चों, तो वो होता है कौन से स्टेज में, वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना। ये आपको पता है इलॉजिकल स्टेज है, जहां बच्चा क्या है, दूसरे को कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या आंसर होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो कहना कि बच्चा चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, दूसरों की बातों को, दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देता है। बट प्री ऑपरेशनल स्टेज आपको पता है ये इलॉजिकल स्टेज है, ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग स्टेज है। यहाँ बच्चा दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझने में उसको क्या होती है, दिक्कत होती है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका, डेट इज सी, है ना। फॉर्मल में तो अच्छा हो जाता है, और प्री कन्वेंशनल लेवल तो इनका है नहीं, तो लॉरेंस कॉलबर्ग की है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अगला देखते हैं। राकेश, a third grade student, was struggling to find the solution of a problem. Seeing this, his teacher provides him some cues, following which he could find the solution, है ना। In Vygotsky terms, teachers scaffolding helps Rajesh to achieve dash। तो देखिए ऑब्वियसली बात है कि तीसरी क्लास का एक बच्चा है राकेश, उसको एक समस्या सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, टीचर उसको क्या करता है, एक हिंट या हेल्प दे देता है ना। तो अब ये जो हेल्प टीचर ने दिया है, इस हेल्प से उसका कौन सा लेवल पर बच्चा पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी को हेल्प देते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा एक एरिया में, एक जोन में काम करने लग जाए, है ना। तो किसी को हेल्प से हम जब उसके जोन तक पहुंचाते हैं या जोन को समझते हैं, उसी को बोलते हैं आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपत विकास का क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, है ना। तो स्कैफोल्डिंग एक बेसिक हेल्प है जो बच्चे को हेल्प करती है उसके पोटेंशियल लेवल पर पहुंचते पे। तो आरपी तो जहां पर वो काम कर रहा है, जहां पर वो अभी काम कर रहा है, और पीपी जहां पर वो पहुंचना चाहता है। तो यहां से यहां पहुंचाने के लिए जो हम उसको हेल्प देते हैं, स्कैफोल्डिंग देते हैं, ताकि वो बच्चे अपने पोटेंशियल लेवल तक पहुंच पाए अपने तो उस जहां पे वो था और जहां से हमने हेल्प दी उसको वहां तक पहुंचने के लिए, ये जो गैप है वो जेडपीडी है। तो स्कैफोल्डिंग हेल्प करता है बच्चे को जेडपीडी एरिया तक पहुंचने के लिए या जेडपीडी एरिया के अंदर काम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हेल्प हम कर रहे हैं बच्चे का, हिंट दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं, तो वो स्कैफोल्डिंग है। बट उस हेल्प से जो अपने पोटेंशियल लेवल के ऊपर तक पहुंच रहा है वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपत विकास का क्षेत्र की बच्चा यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ तक वो पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या होगा बच्चा आपका, जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल मैचुरेशन वाली बात तो पियाजे ने करी थी, होगा नहीं, इरिवर्सिबिलिटी थॉट है नहीं, इगोसेंट्रिक है नहीं। आंसर क्या होगा आपका बच्चों, थर्ड। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द following framework believes that learning is an
एक्टिव प्रोसेस विच टेक प्लेस इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब बच्चे लर्निंग एक्टिव है जो कि सांस्कृतिक संदर्भों में होती है, मतलब कि सीखता बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, बट उसमें किस कॉन्टेक्स्ट में सीखता है, कल्चर। तो कल्चर वाली बात आपको पता ही है। कंस्ट्रक्टिव में नहीं होता, मनोवैज्ञानिक इसकी में सोशल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्शन में बच्चा सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज के माध्यम से सीखता है, इंटरेक्शन से ही सीखता है ना। वाइगोस्की का ना बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्शन करता है और उससे जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसी को सोशल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो संस्कृति से, समाज से हम जो सीखते हैं वही सोशल कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा बच्चों, सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिलिगन, गिलिगन आपको पता ही है कि एक लेडी थी जिन्होंने लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी जो उन्होंने मॉडल डेवलपमेंट की दी थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, और उन्होंने कहा था भाई कि आपने कहीं ना कहीं मेल सैंपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, मेल पर ही आपने रिसर्च किया है और फीमेल को इग्नोर किया है। और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट होता है मॉरलिटी को डेवलप करने का वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो केयर पर्सपेक्टिव को देखती है, और जो मेल जो होते हैं वो जस्टिस को देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा था भाई आपने जो रिसर्च करी है, जो आपने 6 स्टेज बताए हैं, 3 प्रकार के लेवल्स ऑफ मॉरलिटी दी है, उसमें आपने फीमेल की जो मॉरल रीजनिंग होती है उसको आपने क्या किया है, इग्नोर किया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या है, और उन्होंने लिखा है ना, देखो कि अकॉर्डिंग टू गिलिगन वन मॉरल पर्सपेक्टिव करंटली डोमिनेटेड साइकोलॉजिकल थिंकिंग एंड इज एनेबल टू embedded in the most widely used measures for assessing the maturity of moral reasoning, namely death, है ना। गिलिगन के अनुसार एक नैतिक परिप्रेक्ष्य वर्तमान में मनोविज्ञान सोच पर हावी है और नैतिक तर्क की परिकल्पना का आंकलन करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग में जाने वाले उपाय को अंतर्निहित करती है। अर्थात मैंने कहा था ना आपको कि वो किस चीज को करती हैं, तो वो केयर प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि महिलाएं आपको पता है केयर प्रोस्पेक्टिव की ओर आगा वो होती है। महिलाएं जो सोचती हैं, इनका मानना था ना गिलिगन का कि आप मेल सैंपल को लेके आप काम कर रहे हो, मेल जस्टिस पर फोकस करता है, बट फीमेल जो होती है वो कौन सा प्रोस्पेक्टिव को लेती है, केयर। किसी भी मॉरल डिसीजन को लेने से पहले जो वुमेन होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो अपने केयर को यानी कि अटैचमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों आपका, दैट इज ए। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक है, अ मेजर distinction between autonomous morality and heteronomous morality is that autonomous morality thinkers focus on। देखो पहले बात आप ये जानिए ऑटोनॉमस और हेटेरोनॉमस क्या ये होता क्या है। हेटेरोनॉमस मोडालिटी वो होती है जो बच्चा दूसरों की सहायता से सीखता है, एक्सटर्नली सीखे। ऐसे कुछ रूल्स जो कि पहले से ही बने हुए हैं, उन रूल्स को जो बच्चा सीखता है, डेवलप करता है, उन रूल के अकॉर्डिंग जो काम करता है उसको हम हेटेरोनॉमस कहते हैं। जैसे किसी भी काम के अगर अगर इलीगल काम है या कोई ऐसा काम है जिसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है, तो हम उसको डराते हैं बच्चे को कि भाई ये काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो वो बच्चा काम नहीं करता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा करने से पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, वो हेटेरोनॉमस है। हेटेरोनॉमस की दूसरे द्वारा बनाए गए रूल्स को मानना। ऑटोनॉमस होता है जब बच्चा अपने रूल्स को खुद समझने लग जाता है, खुद उसको पता है कि क्या करना सही है क्या करना गलत है ना। तो ऑटोनॉमस हेटेरोनॉमस में क्या डिफरेंस पूछा हुआ है कि ऑटोनॉमस कैसा होता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर, एक क्रम से हम सीखते हैं, मतलब नतीजा निकालते हैं। इंटेंशन ऑफ समवन हु ब्रेक्स द रूल, किसी नियम को तोड़ने वाले के इरादे। वेयर स्पेसिफिक बिहेवियर मेक्स देम फील, एक जिस प्रकार एक विशिष्ट व्यवहार उनके महसूस करते हैं। रिवॉर्ड, देखो इसमें मैंने क्या कहा था, ऑटोनॉमस में हमें जैसा ठीक लगता है हम वैसा करते हैं और रूल के अगेंस्ट भी जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े। तो हमें बेसिकली देखना क्या है कि जो काम हो रहा है वो सही है कि नहीं, है ना। अगर वो गलत तरीके से हो रहा है तो उसको हमें कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा बिहेवियर जो उसको अच्छा फील कराए उसी को बोलते हैं ऑटोनॉमस, कि हम क्या से कैसे बिहेवियर दिखा रहे हैं और जो हो रहा है वो एक्चुअल है, ठीक है कि नहीं है, क्या वो मॉरल वैल्यूज को मान रहा है नहीं मान रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फील होगा तो वो काम को करेगा, नहीं फील होगा तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका, सी, वे आर स्पेसिफिक सॉरी बिहेवियर मेक्स देम फील। ठीक है, तो यह आंसर ये आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, सी। Hinge should steal the drug. It is not like it really cost $2,000 and he will be really unhappy if his wife dies. This statement is characterized of stage of morality called हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत वास्तव में $2,000 है
और अगर उसकी पत्नी मर जाती तो वह वास्तव में दुखी होता। यह कथन नैतिकता के चरण को दिखाता है बच्चों, ठीक है। तो यानी कि देखो, चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि ही विल बी वेरी रियली अनहैप्पी इफ ही हिज वाइफ, उसको चुरा लिया उसने, अगर वो नहीं चुराता तो उसकी वाइफ मर जाती तो वो अनहैप्पी हो जाता। तो ये कौन से चरण की बात की जा रही है? तो ये हेटेरोनॉमस मोडालिटी वाली बात तो कहीं ना कहीं वो करते ही नहीं है। इंडिविजुअलाइज्ड पर्पस या एक्सचेंज हो सकता है। म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशंस, ऐसा भी नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर पर्पस है, खुशी और गम की बात कर रहा है ना, ओबियसली उसको खुशी नहीं मिलती अगर उसकी वाइफ मर जाती, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका? डेट इज पर्पस। किसी काम को करने के पीछे पर्पस की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इंडिविजुअलाइज्म या पर्पस या एक्सचेंज वाली प्रवृत्ति बच्चे में है, तभी वो इस स्टेज के बारे में यहाँ पर बात करा। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग स्टडीज मॉरल डेवलपमेंट बाय analyzing pattern of children's responses to item about moral decisions on questionnaire, classification children's solution to different moral problems, observing children interact with each other when they are in a conflict, interviewing familiar about how they have taught moral principle of their children। ठीक है, तो प्रश्नावली पर नैतिक निर्णयों के बारे में बच्चों की प्रक्रियाओं के पैटर्न का विश्लेषण करना, कठिन नैतिक समस्याओं के लिए बच्चों को समाधान में वर्गीकृत करना, है ना। ऑब्जर्विंग चिल्ड्रंस इंटरेक्शन विद ईच अदर, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसी वाली बात तो वो करते नहीं थे। देखो, मॉरलिटी के बारे में कॉलबर्ग ने क्या कहा था कि भाई उन्होंने ना कुछ बच्चों को इकट्ठा किया था और उनको ना एक सिचुएशन या प्रॉब्लम देते थे, और उस प्रॉब्लम में वो क्या डिसीजन लेते हैं उनके आधार पर उनकी मॉरलिटी जज की जाती थी, है ना। तो उनका ये मानना था कि देखो, सबसे बड़ा सोल्यूशन जो हमें मिलता है किसी भी बच्चे में किसी भी मॉरल वैल्यूज को हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम किस प्रकार का एनवायरमेंट या सिचुएशन को दे रहे हैं, और सिचुएशन में वो क्या मॉरल डिसीजन लेता है, क्या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, क्या तरीका यूज कर रहा है, उसके आधार पर हम उसकी मॉरलिटी को जज करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि भाई एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। एक प्रॉब्लम है, वो 5 साल का बच्चा अलग तरीके से सॉल्व करेगा और एक 10 साल का बच्चा अलग तरीके से सॉल्व करेगा। यानी कि नैतिक निर्णय लेने में भी उसकी एज या उसकी जो आयु, उसका जो मैच्योरेशन है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो यही इसका आंसर है बच्चों, सेकंड। क्लासिफाई चिल्ड्रन सोल्यूशन टू ऑफ डिफरेंट मॉरल प्रॉब्लम्स, कि मॉरल प्रॉब्लम जो चेंज होती है उनके सोल्यूशन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मान लो सिचुएशन है जहां पे एक बच्चा जो है चोरी करता है, मान लो चोरी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भूख लगी हुई है ना। भूख 10 दिन से भूखा है और उसने चोरी किया, तो हमने उसको बोला यार उसने चोरी किया, कोई बात नहीं, करने दो, क्योंकि उसको भूख लगी है, उसको माफ कर देना चाहिए। बट एक 6 साल का बच्चा क्या करेगा, भैया उसने चोरी किया, उसको तो दंड मिलना चाहिए, उसको तो पुलिस पकड़नी चाहिए। अब 6 साल के बच्चे का कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोच रहा है और अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और एक जो 10, 12, 15 साल का बच्चा होगा वो अलग प्रकार से सॉल्व करेगा। यानी कि एक ही प्रॉब्लम को हम एक से अधिक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। यही बात किसने कही थी, लॉरेंस कॉलबर्ग ने कही थी। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बच्चों आपका, डेट इज बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ऑब्जर्विंग वाली बात नहीं करते, इंटरव्यूइंग फैमिलियर अबाउट हाउ दे टॉट, ये भी नहीं बात करते, तो आंसर क्या होगा इसका, बी। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे पूछा क्या इसके अंदर, ठीक है, और ना डिस्क्राइब कर पाएंगे, तो बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, स्टेफेनिया बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड पनिशमेंट कंट्रोल किया जाता है। स्टेफेनिया बिहेवियर रिफ्लेक्ट विच ऑफ द लेवल ऑफ कॉलबर्ग। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर पनिशमेंट की बात की जा रही है, तो कौन सा लेवल होगा, वो होगा प्री कन्वेंशनल रीजनिंग, है ना। कौन सा होगा, प्री कन्वेंशनल। देखो प्री कन्वेंशनल रीजनिंग में क्या होता है बच्चा, या 2 स्टेज में होता है ये। स्टेज 1 जो होता है वही पनिशमेंट ऑबिडियंट है, कि बच्चा पनिशमेंट के डर से सीखता है। सेकंड स्टेज वही गुड बॉय सॉरी प्रेज रिवॉर्ड वाला है ना, प्रेज रिवॉर्ड, है ना। और कन्वेंशनल लेवल में 3rd और 4th आता है। 3rd स्टेज जो है वो गुड बॉय बैड बॉय, है ना, गुड बॉय गुड गर्ल वाला स्टेज है ये। और 4th जो स्टेज है हमारा वो आपका है वही आपका लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, और पोस्ट में आपका जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इंडिविजुअल राइट्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये 5वां स्टेज हुआ, और छठा होता है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आ जाता है इसके अंदर, है ना। तो इसमें पूछा हुआ है पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाली बात, तो वो फर्स्ट लेवल में ही है ना, लिखा देखो यहाँ पर रिवॉर्ड वाली बात है ना। तो लेवल कौन सा होगा बच्चों, ये फर्स्ट होगा, ये लेवल 1 है।
ये आपका लेवल 2 है और ये आपका लेवल 3 है। इंटर कन्वेंशन कोई लेवल ही नहीं होता, ये तो वैसे भी गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चा आपका फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बच्चा कौन सी स्टेज में है, ये जो स्टीफेनिया है कौन से लेवल में है, फर्स्ट लेवल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ इंटरलाइजेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स इनटू बी फाउंड इन अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कोड, मतलब कौन सी स्टेज बच्चा जो है मोरालिटी को एक्सेप्ट करता है, म्यूचुअल इंटरप्रिटेशन, एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल कंफर्मिटी, पारस्परिक अपेक्षाएं, रिश्ते और पारंपरिक अनुपूर्णता, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नो, रूल्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो कौन सी स्टेज में होगा, म्यूचुअल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। तो ए इसका आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर बच्चों, ए ही होना चाहिए, फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना, बाकी कोई सा नहीं है यूनिवर्सल की बात, क्योंकि अब रूल्स को इंटरलाइजेशन कर रहा है ना, स्टैंडर्ड बना रहा है, खुद बना रहा है इसमें ना। नैतिक मापदंडों के आंतरिकरण की सबसे बड़ी डिग्री पूछा, ओहो सबसे बड़ी डिग्री पूछा ना, कि कम सबसे बड़ी डिग्री कहाँ पर होती है मोरल रीजनिंग को सब समझने की, तो वो कौन से में होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो इसका आंसर बेसिकली होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री तो यूनिवर्सल एथिकल की होती है। यहाँ बच्चा रूल्स को अच्छे तरीके से समझने लग जाता है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे डिग्री की बात करें, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है मोरालिटी को, इससे ऊपर नहीं होगी, तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जहाँ वो सबके अनुसार सोचने की कोशिश करता है, उसकी सोच जो होती है वो सोशलाइज होती है, एक पूरे समाज और संस्कृति के बारे में जो सोचे वो है, तो ये सबसे हायर डिग्री पर आ जाएगी। तो आंसर इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन कॉलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कन्फॉर्मिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स इज सीन देयर, कॉलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में सामाजिक मापदंडों के अनुरूप देखा जाता है, जो सामाजिक मापदंडों के अनुरूप काम करे, तो कौन सी स्टेज में इस लेवल में काम करते हैं, आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दैट इज फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल में बच्चा सोसाइटी के जो मापदंड होते हैं, रूल्स होते हैं, जो समाज के द्वारा बनाए गए जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग काम करता है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल आपका इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, a child's reason that if the law are not meeting the needs of the people, they can be changed through mutual agreement and democratical procedure. Which stage of Kohlberg moral development does this child comes under? एक बच्चे का तर्क है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें आपसी समझौतों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदलना चाहिए। ये बच्चा कोलबर्ग के कौन से स्टेज में है, लेवल में। देखिए, जब रूल्स आपको लग रहा है कि भाई बदलने चाहिए, चेंज होने चाहिए, बट गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं करती है, तो हमें उस रूल को खुद चेंज कर लेना चाहिए, रूल चेंज करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कब आता है, जब हम किसी मोरालिटी की एकदम कहते नहीं एक टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो टॉप लेवल हमारा कौन सा है यहाँ पे, कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। यहाँ हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज करने की बात करते हैं, जो हमें गलत लगता है वो गलत है, चाहे वो रूल्स के अगेंस्ट क्यों ना हो, उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो वो कौन सा लेवल होगा, ऑब्वियसली बात है लेवल कौन सा होगा हमारा, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, है ना। इस लेवल में हम हमारी जो सोच होती है वो यूनिवर्सल होने लग जाती है, हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, जो गलत है उसको बदलने की, चेंज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए कॉलबर्ग ने कहा भी था कि ओनली 2 and 3% पीपल रीच इन दिस जेनिथ, यानी कि 2 से 3% बच्चे ही या पीपल ही इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोच बदलने की होती है, यहाँ पे सोच जो सही है उसके लिए होती है ना। तो याद रखना बच्चों, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग दैट स्टेज one's ability to cope with demand in challenged and either competence और inferiority are the outcomes। कौन सी स्टेज में, ये आपका एरिक्सन की थोड़ी से है चरण में, किसी बच्चे की मांगों को निपटने के लिए क्षमता को चुनौतियों की जाती है या तो क्षमता को हीनता वाली बात कहाँ पढ़ी थी हमने, ये स्कूल एज में आता है बच्चों। जब बच्चा स्कूल एज में जाता है ना, तो बच्चा अगर कोई काम कर पा रहा है, करने में सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, तो अच्छा फील करता है, और नहीं कर पाता है तो वो हीनता। तो ये स्टेज आपने पढ़ा होगा, ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी वाली बात कर रहा है, और ये कौन सी स्टेज में होती है, 7 से 11 साल की होती है, और 7 से 11 साल की जो एज है, या ऑब्वियसली बात है ये लेटर चाइल्डहुड है, तो ये आपका 7 से 12 साल भी हो सकता है। तो ये कौन सी स्टेज होती है, स्कूल एज होती है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, स्कूल एज। स्कूल एज में ये आने शुरू हो जाती है बच्चों, 6 साल के बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, तो स्कूल एज में ये आती है बच्चों। ठीक है, इन्फेंसी तो आपकी वो है ट्रस्ट मिसट्रस्ट वाली एज, अगर आपको याद होगा तो, है ना। ये उसने एरिक्सन ने ना आपकी 8 स्टेज बताई थी,
तो इन्फेंसी किस में आ गई? ट्रस्ट मिसट्रस्ट, है ना। अर्ली चाइल्डहुड आपकी किस में आ गई? ऑटोनॉमी वाले में आ गए, है ना, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी वर्सेस गिल्ट। और ये प्री स्कूल भैया आपका इंडस्ट्री वाले में आ गए, उसमें क्या कह रहा हूँ, इंटीमेसी, वो इनिशिएटिव। और स्कूल एज आपका वही आ गया इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी, इनफेरियोरिटी, है ना। तो इसका आंसर सीधा से क्या होगा बच्चों? स्कूल एज होगा। इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, एरिक्सन की 8 स्टेज पढ़िए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। What psychological crisis result in the either a feeling of self will और giving up? सेल्फ विल वाली बात की हम कहा होती, खुद करने की इच्छा। तो आपको याद है जब सेल्फ विल मतलब कि किसी काम को खुद करने की इच्छा कौन से स्टेज में डेवलप होती है? ये क्या है बच्चों? एक तरह का वर्चू है। कौन से स्टेज का वर्चू है? तो ये आता है किसके अंदर? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम में, है ना। ऑटोनॉमी में क्या होता है? बच्चा खुद काम को करने की, यहाँ पे सेल्फ विल डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? सेल्फ विल की। बच्चा किसी काम को खुद करने के लिए आगे बढ़ता है, अगर नहीं कर पाता है तो क्या फील करता है? वो गिविंग अप, उसको छोड़ देता है ना, उसको डाउटफुल लगता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका बच्चों? आपका फर्स्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट है। और ये स्टेज हमारी कौन सी है? स्टेज हमारी ये होगी आपकी सेकंड, अकॉर्डिंग टू साइको सोशल थ्योरी ऑफ एडिक्शन, साइको सोशल थ्योरी ऑफ एडिक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बच्चों, आप देख रहे हो। पियाजे वाइगोस्की कॉलबैक पर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, एडिक्शन पे बहुत कम आए थे, बट फिर भी मैंने इन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से, इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको कॉन्सेप्ट को भी समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आप इन क्वेश्चन को कीजिए ज़रूर, और ये आपके डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और इससे पहले अब ये पार्ट 1 जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 1 है उसको भी देख ले, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने, और उसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ से भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे, तो हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें रखे गए, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे, नई कॉन्सेप्ट पर एमसीक्यूज लेके आएंगे। तब तक बच्चों इतना तैयार कीजिए आप लोग, ठीक है। और सारी वीडियोज आपको अगर लिखनी है जो अभी तक हमने किए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट जो फॉर्ब्स एजू के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट किसी कॉन्सेप्ट पर हम टॉपिक बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन बनाएंगे, एंड देन आपसे पूछेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के माध्यम से डेफिनेटली आपके जो कॉन्सेप्ट भी होंगे वो हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।